नमस्कार। हर साल जीएसटीआर 9 फाइलिंग टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक इम्तिहान जैसा होता है और इसका सबसे मुश्किल सवाल होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का मिलान। बिल्कुल। इस साल जीएसटीएन ने कुछ नए एफएक्यूज जारी किए हैं। ये एक तरह से इस मुश्किल सवाल की आंसर की हो सकते हैं। सही कहा। ये एफएक्यूज सिर्फ नियम नहीं बताते, बल्कि फाइलिंग के दौरान जो असली मुश्किलें आती हैं ना, उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन एफएक्यूज से वो जानकारी निकालना जो रिटर्न फाइलिंग को वाकई में थोड़ा आसान बना दे, खासकर आईटीसी रिपोर्टिंग को लेकर। बिल्कुल उसी पर फोकस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, ये फॉर्म भरने के लिए एक्टिवेट कब होगा? कई लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, और इसका जवाब सीधा सा है, पर एक शर्त के साथ। जीएसटीआर 9 और 9C फॉर्म वो तभी एक्टिवेट होगा जब FY 2024-25 के सारे जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न फाइल हो चुके हों। अच्छा, मतलब सब कुछ फाइल होना चाहिए। हाँ, एक भी रिटर्न पेंडिंग है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिस्टम पहले आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा। और ऑटो पॉपुलेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सारा काम सिस्टम खुद कर देगा, लेकिन अक्सर यही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। ये डेटा आता कहाँ से? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, टेबल 4, 5, 6, 8 और 9 में ज्यादातर डेटा तो जीएसटीआर 1, 2B और 3B से अपने आप भर जाता है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसे आंख बंद करके मान लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। डेटा को वेरीफाई करना सबसे जरूरी है। तो ये तो साफ है कि डेटा आ जाएगा, लेकिन असली खेल तो उस डेटा को वेरीफाई करने का है। और जब बात आईटीसी की आती है तो ये खेल और भी पेचीदा हो जाता है। टेबल 8A, ये तो पहली का सबसे बड़ा हिस्सा है। एकदम। टेबल 8A अब जीएसटीआर 2B से FY 24-25 का सारा आईटीसी उठाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? यह अगले साल यानी अप्रैल से अक्टूबर 25 के 2B में दिखने वाले इस साल के इनवॉइस को भी शामिल कर लेगा, और साथ ही पिछले साल के जो इनवॉइस इस साल के 2B में दिख रहे हैं उन्हें हटा देगा। अच्छा, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ FY 24-25 के आईटीसी को एक जगह लाना है ना? बिल्कुल, ताकि कंफ्यूजन कम हो। ये तो बहुत बड़ी उलझन थी कि अगर पिछले साल का आईटीसी इस साल क्लेम करें तो उसे कहाँ दिखाएं। तो ये क्लेम रिवर्सल और रीक्लेम का चक्कर अब कैसे काम करेगा? इसे एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह समझिए। अगर सब कुछ एक ही साल यानी FY 24-25 में हुआ तो टेबल 6B में आप अपना क्रेडिट क्लेम करते हैं। ठीक है। किसी वजह से आपको टेबल 7 में उसे रिवर्स करना पड़ता है, और जब वो वजह खत्म हो जाती है तो आप टेबल 6H में जाकर उसे वापस रीक्लेम कर लेते हैं। तीनों का हिसाब अब बिल्कुल साफ है। ये तो आसान लगा, लेकिन अगर पिछले साल का आईटीसी इस साल रीक्लेम किया गया हो तो? यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर रीक्लेम नियम 37 या 37A के तहत है तो वो टेबल 6H में ही जाएगा। और अगर किसी और वजह से है तो उसे टेबल 6A1 में रिपोर्ट करना होगा, जो बाकी आईटीसी के साथ जुड़ जाएगा। मतलब वजह जानना बहुत जरूरी है। समझ गया। एक और सवाल जो कई लोगों को परेशान करता है वो है टेबल 8C। ये किसके लिए है? टेबल 8C बहुत स्पेसिफिक है। इसमें सिर्फ वो आईटीसी दिखाया जाएगा जो है तो FY 2024 और 25 का, लेकिन उसे पहली बार क्लेम ही अगले साल किया गया है FY 2025-26 में। अच्छा, मतलब जो समय पर क्लेम नहीं कर पाए उनके लिए? हाँ, पर निर्धारित समय सीमा के अंदर ही। एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या जो कई लोगों को आती है वो है डेटा में गड़बड़ी। क्या ये सच है कि जो हम पोर्टल पर ऑनलाइन देखते हैं और जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं उसमें अंतर हो सकता है? हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। कुछ खास मामलों में, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई बदलाव हुआ हो, तो ऑनलाइन टेबल 8A और डाउनलोडेड एक्सेल में फ़र्क आ सकता है। तो फिर सही किसे माने? और सही मानना है। एक्सेल सिर्फ एक सुविधा है, कानूनी दस्तावेज नहीं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। इसके अलावा क्या कोई नई सुविधा भी दी गई फाइलिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए? हाँ, 2 अच्छी चीजें हुई हैं। एक, टेबल 17 में HSN समरी भरना अब आसान हो गया है। GSTR 1 के डेटा से HSN की डिटेल्स डाउनलोड करने के लिए एक अलग एक्सेल शीट दे दी गई है। अच्छा, तो कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाएगा? बिल्कुल। और दूसरा, GSTR 9C पर लगने वाली लेट फीस अब सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का सार क्या है?
एक फाइलर के लिए सबसे बड़ा टेक अवे। सार ये है कि सिस्टम अब आईटीसी की रिपोर्टिंग को लेकर ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, खासकर जब लेन देन एक से ज़्यादा वित्तीय वर्षों में फैला हो। ऑटो पॉपुलेशन आपका दोस्त है, लेकिन एक ऐसा दोस्त जिस पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, खासकर टेबल 8A को। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जीएसटी नियमों में ये सभी बदलाव अनुपालन को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए हैं, लेकिन क्या ये अनजाने में उन छोटे व्यवसायों के लिए जटिलता नहीं बढ़ा रहे हैं जिन्हें अब कई वित्तीय वर्षों में अपने आईटीसी को इतने माइक्रो लेवल पर ट्रैक करना पड़ेगा?